Yes, good noon, students. I am going to explain the remaining chapter of third. Is it visible? Yes, ma'am. Okay. Yeah, ma'am. So we studied yesterday why the demand for Indian indigo. Indian indigo की इतनी डिमांड क्यों थी बता सकते हो आप लोग? मैं वो बहुत शाइनी था मैम। है? क्या शाइनी था? क्वालिटी वाइज उनको तो क्या था, केमिकल कंपोजिशन से वो तैयार करते थे ब्लू डाई, लेकिन इंडिगो में एकदम फास्ट कलर और काफी शाइनी। और शाइनी तो क्या मतलब, कलर फास्ट होता था, बहुत अच्छा कलर होता था, तो इंडिगो उनकी की क्वालिटी अच्छी थी। हाँ क्वालिटी, बिकॉज ऑफ क्वालिटी यूरोप में बहुत डिमांड थी। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। फेस विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप। यूरोप में है ना बहुत ज्यादा डिमांड थी इंडिगो की। तो यहाँ के जो यहाँ के जो पीजेंट्स थे ना, उनको जो उन्होंने डिमांड की थी कि कल्टीवेट करें तो इंडिगो ही कल्टीवेट करें। ठीक है। The company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation. इन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन को ज्यादा एम्फसाइज किया कि इंडिगो ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट हो, ताकि वो यूरोप की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सके, और उसके जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो किसको मिले? ब्रिटिश को मिले, ब्रिटेन को मिले। So from the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly, and Bengal indigo came to dominate the world market. लास्ट डिकेड 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में तो क्या हुआ था, जो इंडिगो कल्टीवेशन है बंगाल में वो एक्सपेंड हुई, काफी ज्यादा एक्सपेंड हुई, और वो भी रैपिडली, बहुत तेजी से एक्सपेंड हुई बंगाल। और इसने वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट, धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड मार्केट को इस इंडिगो कल्टीवेशन ने डोमिनेट कर लिया था। In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. 1788 में देखो, ये जो अंडरलाइन करा रही बेटा, वो कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो तुम्हें ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो बंगाल में इंडिगो कल्टीवेशन रैपिडली एक्सपेंड हुई, और धीरे धीरे इसने पूरे वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट कर लिया था। अब ये इंपॉर्टेंट है, इन 1788 30% ऑफ द इंडिगो इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन, 30% इंडिगो ब्रिटेन में इंपोर्ट होने लगी। What is the export or import? Can you explain? What is the meaning of import and export? आपको आइडिया है कि इंपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है? कौन बताएगा? रिदा, शैलजा, just give me the answer. मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। मैम व्हाट? What do you understand by import and export? मैम इम्पोर्ट मतलब बाहर से कोई भी सामान लाएंगे तो उसको इम्पोर्ट बोलेंगे, मतलब यहाँ से अपनी बाहर कंट्री भेजने से को बाहर नहीं से, थी। और यहाँ से बाहर भेजने को एक्सपोर्ट बोलेंगे। Obviously. हाँ करेक्ट। 1788 में 30% इंडिगो इंपोर्ट होने लगी ब्रिटेन में, जो कि इंडिया से थी। बाय 1810 द प्रोपोर्शन had gone up to 95%। 30% से जो प्रोपोर्शन था वो 95% तक चला गया था। As the indigo trade grew, जैसे जैसे इंडिगो ट्रेड ग्रू होने लगा, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production।
अब इंडिगो प्रोडक्शन में क्योंकि ह्यूज मार्केट इसने पकड़ लिया था, काफी ज्यादा डिमांड में था यूरोप में, तो अब क्या हुआ, जो इंडिगो ट्रेड जैसे जैसे ग्रू किया, जो कमर्शियल एजेंट्स थे, जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के, उन्होंने अदर देन देयर जॉब उन्होंने स्टार्ट कर दिया इन्वेस्ट करना इंडिगो प्रोडक्शन पे। ओवर द ईयर Over the year, many company officials left their jobs to look after their Indigo. Even बहुत सारे जो company officials थे, उन्होंने अपनी job से resign देके किस में लग गए, इंडिगो कल्टीवेशन में लग गए। कहाँ दिखा उनको इकोनॉमिक बेनिफिट दिखा, बहुत फायदा दिखा, क्योंकि ट्रेड रैपिडली ग्रो कर रहा था, तो उन्होंने अपने जॉब से रेजिग्नेशन देके इंडिगो कल्टीवेशन में वो लग गए थे बिजनेस में। Attracted by the prospects of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. अब इतना अट्रैक्ट हुए बाहर के जो लोग थे हाई प्रॉफिट्स को देख के, तो जो न्यूमरस स्कॉट्समैन थे, बहुत सारे स्कॉट्समैन और इंग्लिश जो थे, इंग्लिशमैन मतलब ब्रिटिश के, वो इंडिया में आए और क्या बन गए, प्लांटर्स बन गए। उन्होंने कहा इंडिगो में इतना फायदा, तो इंडिगो के वो प्लांटर्स बन गए। Those who had no money to produce indigo could get loans from the company. जिनके पास मनी नहीं थी, जैसे मान लीजिए उसमें कुछ तो प्लांटर अगर आप बन रहे हो तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ऐसे लोग जिनके पास मनी नहीं थी, they had no money to produce indigo, they could get loans from the company and banks that were coming up at the time. उन्होंने ऐसे लोगों ने क्या किया, ऐसे प्लांटर्स ने जो बाहर से आए थे, उन्होंने कंपनी से लोन लेना स्टार्ट कर दिया, अब बैंक से लोन लेना स्टार्ट कर दिया, और वो इंडिगो को उन्होंने अपना ट्रेड बनाया, इंडिगो कल्टीवेशन को, और वहां इन्वेस्टमेंट और वहां देखना ज्यादा शुरू कर दिया। सो हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिगो कैसे कल्टीवेट होती थी। तो देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, दो सिस्टम थे इंडिगो कल्टीवेशन के, एक तो निज एंड ड्योति। ये देखो, ये आप अंडरलाइन कर लो अगर आपके पास बुक है। ठीक है, तो टू मेन सिस्टम, ये आपको कई बार एक लाइन के देखो आप, क्योंकि बोर्ड यू हैव टू फेस द बोर्ड एंड यू हैव टू बी अपियर इन द बोर्ड डेफिनेटली। कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, तुम्हें अपियर होना पड़ेगा। तो एक तो निस, एक ड्योति, ये दो सिस्टम थे। तो विद इन द सिस्टम ऑफ निस कल्टीवेशन, द प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। एक तो सिस्टम था निस, ठीक है, इसमें क्या होता था, प्लांटर प्रोड्यूस करते थे इंडिगो इन लैंड्स दैट डायरेक्टली कंट्रोल्ड, ऐसी लैंड पे जिसमें उनका डायरेक्टली कंट्रोल होता था, है ना, that was called NIS system, NIS cultivation, NIS and जो भी इंडिगो कल्टीवेशन का, he either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing hired laborers। या तो ये क्या करते थे, लैंड लेते थे, हायर करते थे, और रेंटेड वो रहती थी, और वो किससे लेते थे, जमींदार से लेते थे, इंडिगो प्रोड्यूस करते थे, डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड, और वो अपने जो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए एम्प्लॉयज रखते थे, लेबर्स रखते थे कि डायरेक्टली वो मतलब उससे प्रॉफिट होता रहे और वो खुद ना करें। अब है कि जो निस कल्टीवेशन थी उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। The planters found it difficult to expand the area under NIS cultivation। जो planters थे उन्होंने अपने मतलब NIS cultivation में अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए काफी डिफिकल्टीज फेस करी। इंडिगो could be cultivated only on fertile land। एक तो इंडिगो जो कल्टीवेट होती है वो केवल फर्टाइल लैंड्स पे ही कल्टीवेट हो सकती है, उपजाऊ भूमि पर, बैरन लैंड पे नहीं होती, ठीक है। एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और फर्टाइल लैंड कहाँ होती है, फर्टाइल लैंड के आसपास ही तो लोग पॉपुलेटेड रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं, तो डेंसली पॉपुलेटेड में थी। ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। तो जब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है तो क्या होगा, तो बहुत बड़ी जमीन तो होगी नहीं,
स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड रहते थे लैंडस्केप पे, तो वो उन्हीं स्मॉल जो प्लॉट थे उन्हीं को एक्वायर करके करते थे. प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टीवेट इंडिगो इन प्लांटेशन. अब प्लांटर्स को क्योंकि जब बाहर से आए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए आए, कमर्शियल पर्पज से आए, ट्रेडिंग पर्पज से आए, तो उनको क्या जरूरत पड़ी थी? लार्ज एरिया की. एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक में लार्ज एरिया की जरूरत पड़ी जिसमें कि वो प्लांट इंडिगो की प्लांटेशन कल्टीवेट कर सके. वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, जहां से कि वो अपनी लैंड को एक्वायर कर सकें. दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री. इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोशिश की जो लैंड है उसको लीज पे देने की इंडिगो फैक्ट्री के आसपास, एंड इविक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया. और जो पीजेंट्स थे वो इविक्ट कर गए, वहां से वो उनको हटा दिया गया. बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन. पर इससे क्या हुआ? हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन ही अराइज हुई, डिस्प्यूट्स ही अराइज हुए. नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज, ना तो लेबर इजीली मोबिलाइज कर पा रहे थे. लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड ए वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट. अब लार्ज प्लांटेशन कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा हैंड्स की जरूरत पड़ेगी ऑपरेट करने के लिए. एंड लेबर वॉज नीडेड प्रिसाइसली एट अ टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन. और लेबर भी प्रिसाइसली अपने टाइम में बिजी थे. किस में बिजी रहते थे? When peasants were usually busy, peasants जब usually busy होते थे अपने राइस कल्टीवेशन में, तो ऐसा नहीं था. लार्ज जो प्लांटर्स थे लार्ज स्केल पे वो ये सब चीजें करना चाहते थे, पर बहुत सारी डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ी थी. तो niche cultivation on a large scale also required many plows, bullocks. अब निच कल्टीवेशन के लिए लार्ज स्केल पे अगर आपको करना है तो आपको बहुत ज्यादा प्लोज की, हल की जरूरत पड़ेगी, बुलक्स की जरूरत पड़ेगी. 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लो. 1 बीघा कल्टीवेशन में 2 प्लोज की जरूरत पड़ती है. दिस मीन दैट ए प्लांटर विथ 1000 बीघा वुड नीडेड 2000 प्लोज. अगर मान लीजिए कोई भी प्लांटर 1000 बीघा में इंडिगो कल्टीवेट करना चाहता है तो उसको 2000 प्लोज की जरूरत पड़ेगी. इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लोज वाज अ बिग प्रॉब्लम. उस वक्त परचेज करना, इन्वेस्ट करना, मेंटेन करना प्लोज को, दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ दैट टाइम. ठीक है. Nor could supplies be easily got from the peasants since their plows and bullocks were busy on their rice fields again exactly at the time that the indigo planters needed them. क्या हुआ था? निच कल्टीवेशन में क्या, देखो बीघा उसमें दे रखा है, अपने बीघा जो यूनिट दे रखी है उसको मैं बाद में समझाऊंगी, पहले ये देख लो. तो जब 1000 बीघा पे किसी को कुछ करना था तो 2000 प्लोज की जरूरत पड़ी थी. तो जो सप्लाईज थी प्लोज की, बुलक्स की, तो ये इतनी इजी नहीं थी. ये बिग प्रॉब्लम थी, वो पीजेंट से इजीली नहीं मिल रही थी. वो क्योंकि अपने राइस फील्ड्स में बिजी थे उसी वक्त, again exactly at the time that the indigo planter needed. जब भी इंडिगो प्लांटर्स की इनकी जरूरत पड़ी तो ये राइस फील्ड्स में ये बिजी थे. तो till the late 19th century planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. Late 19th century तक जो planters थे वो reluctant थे कि अपने niche cultivation के एरिया को वो expand करेंगे. Less than 25% of the land producing indigo was under this system. इसमें कम से कम 25% ऐसी लैंड थी जिसमें इंडिगो प्रोड्यूस इनके अंडर में था. द रेस्ट वॉज अंडर एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन. जो बाकी का बचा हुआ था अलग तरह के कल्टीवेशन में था, दैट वॉज द रियोती सिस्टम. अब बीघा को देख लो. बीघा, व्हाट डू यू मीन बाय बीघा? तो ये यूनिट है मेजरमेंट ऑफ लैंड की, मतलब किसी लैंड को मेजर करने की एक यूनिट होती है, दैट इज कॉल्ड बीघा. बिफोर द ब्रिटिश रूल के पहले की बात है. द साइज ऑफ दिस एरिया वेरिड
साइज इस पे डिपेंड करता था, एक बीघा कहाँ पे बंगाल में क्या है और यूपी में क्या ये वेरी करता था. इन बंगाल द ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज्ड इट टू अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़. 1/3 अगर हम बंगाल में देखें तो ब्रिटिश जो स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट थी वो 1/3 ऑफ एन एकड़ थी. ठीक है, तो बीघा भी ये तुम्हें क्लियर हो गया. नेक्स्ट टॉपिक है इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ राइट्स. तो अंडर द रियोती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रियोट्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट. सट्टा जिसे कहते हैं ना, सट्टा खेलना. तो रियोती सिस्टम में जो प्लांटर्स है उनको फोर्स किया गया कि एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन करें. एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द राइट्स. मतलब एक पर्टिकुलर एक एरिया या रीजन को बोलते हैं, दैट इज द राइट्स. तो उनको प्रेशराइज किया विलेज हेडमैन, जो क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम करते थे. अपन ने पहले सुना था महलवारी सिस्टम में, रियोतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम जो भी पढ़ा था अपन ने. तो उसमें प्रेशराइज किया गया विलेज हेडमैन को कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करें ऑन द बिहाफ ऑफ राइट्स. तो दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस. जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उनको एडवांस में कैश दिया गया फ्रॉम द प्लांटर्स. प्लांटर्स की तरफ से और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया गया टू प्रोड्यूस इंडिगो, इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए. बट द लोन कमिटेड द रियोट्स टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 21% द एरिया अंडर हिज होल्डिंग. जो लोन कमिटेड था रियोट्स को कल्टिवेटिंग इंडिगो के लिए, वो एटलीस्ट 25% था, एरिया था जो उनकी होल्डिंग्स में आता था, उनकी होल्डिंग्स के अंडर आता था. The planter provided the seed and the drills. Planted क्या करते थे planters? Seeds provide कर देते थे, drills देते थे. While the cultivator prepared the soil, cultivators जो cultivate करते थे, जो hired थे, जो रखे जाते थे, वो soil को prepare करते थे, sowed the बीज बोते थे and looked after the crop, और crop को पूरी तरीके से देखभाल करते थे. When the crop was delivered to the planter after the harvest, harvest के बाद जो crop होती थी वो planters को deliver हो जाती थी. A new loan was given to the ryots, फिर वापस से new loan दिया जाता था ryots को, and the cycle started all over again. इस तरह की cycle start हो गई थी. तो peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was. पीसेस जो इनिशियली टेम्पटेड थे लोन्स के लिए, वो जल्दी ही उन्होंने रियलाइज किया कि ये सिस्टम कितना हार्श है, कितना पनिशेबल है. ठीक है. द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वाज वेरी लो. जो प्राइस मिलता था उनको इंडिगो कल्टीवेशन का वो बहुत लो था, बहुत कम था. एंड द साइकिल ऑफ लोन नेवर एंडेड. जो लोन लेते थे बेचारे वो कभी खत्म ही नहीं होता था, वो लोन ले और वो प्राइस ही ना मिले इतनी. तो देयर वर अदर प्रॉब्लम टू, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम थी. द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल इन विच पीजेंट्स प्रेफर टू कल्टिवेट राइस. जो प्लांटर्स थे यूजुअली इंसिस्ट करते थे कि इंडिगो कल्टिवेट होना चाहिए बेस्ट सॉइल में. बेस्ट सॉइल में होगा तो बेस्ट ही मिलेगा. जबकि पीजेंट्स जो थे वो प्रेफर करते थे कि राइस कल्टीवेशन में, वो इंडिगो की जगह क्या करना चाहते थे, राइस कल्टीवेशन चाहते थे वो. तो इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट्स एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली. इंडिगो क्यों नहीं करना चाहते थे पीजेंट्स? क्योंकि इंडिगो क्या करती थी उसकी डीप रूट्स होती थी इंडिगो की, और वो क्या करती थी सॉइल को एग्जॉस्ट कर देती थी. सॉइल मतलब उसकी जो फर्टिलिटी है वो एग्जॉस्ट हो जाती थी रैपिडली, बहुत तेजी से. जबकि राइस कल्टीवेशन में ऐसा होता नहीं था. तो प्रेफर का क्या करते थे वो, राइस कल्टीवेशन. तो आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस. अगर इंडिगो एक बार हार्वेस्ट हो गई, जैसे प्लॉट ऑफ लैंड में अगर एक बार इंडिगो हार्वेस्ट हो गई है, इंडिगो प्लांट मतलब कल्टीवेशन हो गया, तो फिर उसमें राइस सो करना, राइस क्रॉप को कल्टीवेट करना वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता था. डिफिकल्ट क्या मतलब होता ही नहीं था.
तो ये समझ आ गया नेचर रियोट्स। अब हाँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। ब्लू रिबेलियन का मतलब है इंडिगो ब्लू कलर का होता था, तो उसमें रिबेल हुआ, और उसके बाद क्या कहानी हुई वो अपन देखते हैं। सॉरी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है? किसी को कुछ पूछना है? बताए। ठीक है। तो इन मार्च 1859 thousands of riots in Bengal refused to grow indigo। 1859 में हजारों ऐसे राइट्स थे जिन्होंने मतलब इंडिगो ग्रो करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, डिनाई कर दिया। एज द रिबेलियन स्प्रेड, अब ये रिबेल क्या हुआ, स्प्रेड हुआ। राइट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स, अब इन्होंने राइट्स से मना कर दिया प्लांटर्स को रेंट पे करने से, एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज, और इन्होंने अटैक किया इंडिगो फैक्ट्रीज पे आर्म्ड with swords and spears, bows and arrows। जो जिसके हाथ में जो मिलता था, bows, arrows, swords होता है तलवार, जिसके पास जो spears जो भी होता था, उससे इन्होंने क्या किया, इंडिगो फैक्ट्री पे जो रिबेलियंस थे, है ना, रिबेलियंस कौन थे, जो टेनेंट्स थे, इन्होंने अटैक कर दिया। women turned up to a fight with pots, pans and kitchen इम्प्लीमेंट। अब औरतें जिनके पास कुछ नहीं था तो वो किचन के बर्तन पकड़ पकड़ के ले आती थी, जैसे चाहे पॉट हो, चाहे पैन हो, चाहे किचन का कोई भी इम्प्लीमेंट हो, वो लेके औरतें निकल गई आक्रमण करने के लिए, अटैक करने के लिए। दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉटेड। जो वर्कर प्लांटर्स के लिए काम करने लगा उसका सोशली बॉयकॉट कर दिया गया, सामाजिक एक्सक्लूजन, बहिष्कार। एंड द गोमस्थास एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स थे हु केम टू कलेक्ट रेंट वेयर वर बीटन, और जो एजेंट्स थे प्लांटर्स के उनको भी बुरी तरह पीटा गया। तो राइट्स वर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांसेस टू सो इंडिगो नॉर बी bullied by the planters, Lethias, the Lethi wielding strong men maintained by the planters। तो अब डिसाइड हो गया, उन्होंने बॉयकॉट तो कर ही दिया था, जो रेंट कलेक्ट करने है उसको मारा, और रॉयस ने ये शपथ ली, ये कसम खाई कि वो आगे से प्लांटर से कोई एडवांस नहीं लेंगे इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, और प्लांटर्स जो उनको बुली करते हैं, जो उनको परेशान करते हैं, वो भी नहीं होंगे। तो ये उन्होंने प्लांटर्स के साथ मेंटेन करके रखा। So why did the indigo peasants decide that they would no longer remain silent? तो इंडिगो पीजेंट्स ने ये कैसे डिसाइड किया कि वो बहुत शांत नहीं रहेंगे? What gave them to power to rebel? किसको उन्होंने इतनी पावर दी कि वो रिबेल कर दिया, उन्होंने रिबेलियन हो गए वो? तो क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसली ऑपरेसिव। जो इंडिगो सिस्टम था वो बहुत ऑपरेसिव था, बहुत एक्सप्लॉइट करने वाला था। बट दोज हु आर ऑपरेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिबेलियन। लेकिन जो जो ऑपरेस थे हमेशा उन्होंने रिबेलियन के रूप में राइज अप नहीं हुए, दे डू सो ओनली एट टाइम्स। In 1859, the Indigo riots felt that they had the support of the local zamindar and village headmen in their rebellions against the planter। 1859 में जो इंडिगो राइट्स थे उन्होंने महसूस किया कि दे हैड द सपोर्ट ऑफ द, उनको लोकल जमींदार की सपोर्ट की जरूरत है, विलेज हेडमैन की, देयर रिबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स के अगेंस्ट रिबेलियन के लिए उनको इन सब की जरूरत है। In many villages, headmen who had been forced to sign indigo contract, काफी गांव में जो हेडमैन होता था जिसको फोर्स किया जाता था इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए, मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट्स एंड फॉट पिच्ड बैटल विद द लेथियर्स। अब ऐसे जब जैसे हेडमैन को तो कंपनी ऑफिसर्स ने क्या किया, प्लांटर्स ने हेडमैन को डिसाइड कर दिया कि भाई तुम फोर्सफुली कि तुम इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना। तो जो ऐसे बहुत सारे गांव में तो ऐसे जिनको इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराने के लिए थे वो मोबिलाइज हुए
और जो इंडिगो पीजेंट्स थे वो उनके आपस में लेथियर्स और उनके बीच में आपस में झगड़ा हुआ. In other places, even the जमींदार्स went around village urging the riots to resist the planter. दूसरे प्लेसेस में तो क्या हुआ, जमींदार खुद गए विलेजर्स के पास और अर्ज किया कि वो प्लांटर्स को रेजिस्ट करें. These जमींदार्स were unhappy with the increasing power of the planters, क्योंकि ये जमींदार भी खुश नहीं थे. प्लांटर्स की पावर्स दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, तो उसको चेक करने के लिए, उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, उनको राइट्स को भड़का दिया. The Indigo peasants also imagined that the British government would support them in their struggle. इंडिगो पीजेंट्स को पूरी तरीके से उम्मीद थी, उन्होंने इमेजिन किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके स्ट्रगल में जो प्लांटर्स के अगेंस्ट सपोर्ट करेगी. After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion. एक तो 1857 में वैसे ही इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल था, रिवोल्ट चल रहा था. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने को बहुत चिंता हुई कि एक तो ये तो सप्रेस हो रही ना 1857 का स्ट्रगल, ऐसा नहीं हो कि पॉसिबिलिटी ये भी थी कि अदर पॉपुलर रिबेलियन स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो उनको भी डर था कि भाई पहले एक रिवोल्ट 1857 का वैसे चल रहा है, दूसरा पॉपुलर रिबेलियन और स्टार्ट हो जाएगा. तो व्हेन द न्यूज़ स्प्रेड ऑफ ए सिमरिंग रिवोल्ट इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, जब ये न्यूज़ पहुंची उनके पास, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने विंटर में 1859 में टूर किया. द राइट्स और द टूर एज ए साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी. राइट्स को लगा कि ये गवर्नमेंट की सिंपैथी उनको मिलेगी, उनकी कंडीशंस को देख के गवर्नमेंट ने शायद उनकी कंडीशन को समझे, उनकी प्लाइट को समझे. When in Barsat, the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that riots would not be compelled to accept Indigo contract. अब जो एशले एडन थे उन्होंने एक नोटिस निकाला जिसमें कहा गया था कि राइट्स वुड नॉट बी कंपेल, उनको जबरदस्ती फोर्सफुली कंपेल नहीं किया जाएगा इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने के लिए. वर्ड वेंट अराउंड दैट क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो नीड नॉट टू बी सोन. क्वीन विक्टोरिया ने भी कह दिया था कि जरूरी नहीं है इंडिगो वहां पे उगाना या कल्टीवेट करना. तो एडन वाज ट्राइंग टू placate the peasants and control an explosive situation. एडन जो थे कोशिश कर रहे थे peasants की जो बहुत बिगड़ती हुई conditions थी, जो explosive situation थी उसको control करने की, but his action was read as support of the rebellion. लेकिन उनका action माना गया था कि ये rebellion को कहीं ना कहीं support कर रहे हैं. क्लास का टाइम हो गया, अपन इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे. we'll continue tomorrow. Okay, till then, take care. Bye. Bye, ma'am.